नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। हम आज आपको जो खबर बताने जा रहे हैं, इस खबर के बारे में आप समझिए भी, सुनिए भी और हमसे जानिए भी। ये जो स्क्रीन पर आपको व्यक्ति नजर आ रहा है, इसका नाम है सलमान। इसने 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया। जी हाँ, और मासूम बच्ची को उसने टॉफी का लालच दिया था। ये जो शख्स आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, ये वही शख्स है जो मासूम के घर के पास में रहता था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पूरी खबर की शुरुआत से आपको पता चले कि ये मामला है क्या। रायसेन में रेप केस का ये आरोपी सलमान, जिसका आज शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी है। इसलिए हम आपको ये खबर बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के दरिंदों का क्या इलाज है, इस तरह के दरिंदे समाज में कितने पनपे हुए हैं, ये हमें समझना होगा। आज सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। दुष्कर्म के 6 दिन बाद भोपाल के गांधीनगर से उसे गिरफ्तार किया गया। देर रात आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। गांधीनगर से सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ा है। आरोपी सलमान को गांधीनगर में चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था। गांधीनगर पुलिस ने सलमान को गोहरगंज पुलिस के हवाले किया था क्योंकि ये मामला वहां का था। पुलिस की गाड़ी पंचर होने के बाद सलमान भागने की फिराक में था। गोहरगंज के भोजपुर के पास कीरतनगर में सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। आरोपी ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली, ये भी जानकारी है। आरोपी ने पिस्टल से पुलिस पर फायर भी किया। जी हां, और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगती है। इसके बाद आरोपी को भोपाल के जेपी अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची। जेपी अस्पताल से सलमान को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया और कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात है आज की। रायसेन का ये दरिंदा, इसका नाम है सलमान, से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सलमान को गोहरगंज पुलिस जब लेकर जा रही थी, उसके बाद गोहरगंज पुलिस की जो गाड़ी है, पुलिस वैन है, वो पंचर हो जाती है। वो तस्वीर भी आप देखिए। इसके बाद आरोपी भागने की कोशिश करता है। आरोपी भागने की कोशिश करता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर करती है क्योंकि उस आरोपी सलमान ने एसआई की गन भी छीन ली थी। आप इस पूरे मामले में रायसेन एसपी ने भी जानकारी दी है, वो आपको सुनवा देते हैं। उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गोहरगंज आ रही थी। तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि अपराधी चाहे जमीन में छुपा हो या आसमान में, वो ढूंढ लिया जाएगा। सलमान ने बेटी के साथ जो दुराचार किया है उसे फांसी मिलनी चाहिए। इस घटना के बाद हिंदू समाज में गुस्सा है। कोर्ट से मांग की गई है कि दरिंदे सलमान को फांसी दी जाए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक दंडित करने की जरूरत है। इससे अपराध करने से पहले वे 100 बार सोचेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अपराधी जमीन में हो या आसमान में, अगर जमीन में भी होगा तो हम जमीन खोद कर उसको बाहर निकालेंगे और जो अपराधी की हरकत है उस हरकतों के कारण
पूरा समाज में आक्रोश है। संपूर्ण हिंदू समाज या संपूर्ण बेटियों की सुरक्षा करने वाला समाज उस अपराधी को फांसी की सजा जैसी मांग कर रहा है और इसलिए उसका घिनौना कृत्य है। मध्य प्रदेश पुलिस ने सक्रियता दिखाई, लेकिन और सक्रियता की आवश्यकता है। इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक कुचलने की जरूरत है, जिससे इनके मन में भय व्याप्त हो और इस तरह की कोई भी ये जो हरकत की है बेटी के साथ, जो इस तरह का दुष्कर्म किया है, ऐसा दुष्कर्म भविष्य में कोई ना कर पाए, इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए और सार्वजनिक सजा दी जाए। और मैं माननीय न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ और सक्रियता बरते और जल्दी से जल्दी इन अपराधियों के खिलाफ सजा घोषित करे और इनको सार्वजनिक सजा मिलनी अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह बेटी के साथ 6 वर्ष की अबोध बच्ची के साथ जिस दुष्कर्म किया है नालायक ने, इसको सजा फांसी की मिलना जरूरी है। संपूर्ण हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है। सलमान की गिरफ्तारी पर हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए हैं। हमीदिया अस्पताल में प्रदर्शन किया, आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग की गई। पुलिस के शॉर्ट एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। हिंदू संगठन कह रहा है कि पुलिस को पैर नहीं, छाती पर गोली मारनी चाहिए थी। में इस समय हंगामा कर रहा व्यक्त करते हैं कि यहाँ पे पुलिस का पहरा है, क्योंकि आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी हमारे साथ हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी हैं। क्या मांगे आपकी? देखिए, पुलिस ने 60 एनकाउंटर करके फॉर्मेलिटी पूरी करी है, इससे हिंदू समाज संतुष्ट नहीं है। आज यहाँ पर हिंदू समाज का आक्रोश देखने को मिलेगा। हम आपके लोगों से माध्यम से मांग करते हैं कि समस्त हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हो। 60 एनकाउंटर, पुलिस सब इंस्पेक्टर की बंदूक छीन ली, उसका लाख खोल दिया। अरे हम लोग क्या रोटी नहीं खाते? हम भी समझते हैं, किसी पुलिस वाले को कोई गाली तो बक के देख ले, उसके हाथ पैर तोड़कर उसे लंगड़ा लूला कर दिया जाता है। ये मांग है कि उसका फुल इनकाउंटर हो, और अगर आप नहीं कर सकते तो हिंदू समाज के सुपुर्द कर दो। गोली लगी, हम उसका ऑपरेशन भी कर देंगे और उसका इलाज भी कर देंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर जो है यहाँ पे पुलिस का पहरा बढ़ाया गया है, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग जो है वो आरोपी पर की गई कार्रवाई से नाराज है। उनका कहना है कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं करना था, फुल एनकाउंटर करना था, और जो गोली लगी है वो गोली जो है छाती में मारनी थी। हालांकि ये हिंदू संगठनों की मांग है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। यही कारण है कि अब पुलिस फोर्स पहले से ज़्यादा यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन हिंदू संगठनों का यहाँ हंगामा जारी है। कैमरामैन अरविंद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो देखिए, ये मांग चल रही है, लेकिन अब हम 2 खास मेहमानों को आपके साथ चर्चा में जोड़ते हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो आरोपी हैं इनके दिमाग में आखिर चलता क्या। हमारे साथ नागेंद्र पटेरिया जी जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ASP हैं, काफ़ी वर्षों तक मध्य प्रदेश पुलिस की सेवा की है। हमारे साथ अर्चना सहाय जी भी जुड़ रही हैं, डायरेक्टर हैं आरंभ संस्था से और समाज सेवी हैं। बहुत आप लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं इसके लिए आपको साधुवाद। शुरुआत करते हैं नागेंद्र जी आपसे। नागेंद्र जी, जिस प्रकार से इस आरोपी को पकड़ा गया, आप इस टर्म्स को बहुत अच्छा समझते हैं, और हमें जो जानकारी मिल रही है सर वो ये है कि ये 6 दिन से जो आरोपी फरार था इसके पास मोबाइल नहीं था। क्या ये एक बड़ा कारण बना इसके इतने लंबे समय तक फरार चलने के? निश्चित रूप से आजकल जो नए पीढ़ी के अपराधी हैं वो जानते हैं कि मोबाइल से उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और पकड़े जाते हैं। तो मोबाइल रखना आजकल अपराधियों ने बहुत कम कर दिया। प्राय जैसे इस घटनाक्रम में आया कि वो मोबाइल नहीं रखते था। वो बेसिक कारण यही है कि मोबाइल से लोकेशन ट्रेस हो जाती है, आरोपी जल्दी पकड़े जाते हैं, इसलिए आरोपियों ने मोबाइल रखना प्राय बंद कर दिया। जी, चलिए, ये एक बात हो गई। और नागेंद्र जी, हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इस तरह के आरोपी हैं ये बेहद शातिर हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि इन्हें कमतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सलमान है, सलमान कोई बहुत पेशेवर अपराधी है या नहीं, या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, इसकी हिस्ट्री की पूरी जानकारी। पर इस शख्स को जैसे कि ये पता था कि उसका मोबाइल ट्रेस हो सकता है, वो लोकेट वाली जगह में नहीं था। कल उसके 2 CCTV फुटेज सामने आए थे, उससे पहले वो बिल्कुल भी लोकेट वाली जगह नहीं है। यानी कि वो ऐसी जगह पर मूवमेंट कर रहा था जो लोगों की पहुंच से दूर हो, वहां CCTV फुटेज ना हो, वहां पर आवाजाही कम हो।
और अभी एक और सूत्र हमें ये बता रहा है कि वो जंगल के रास्ते भोपाल तक पहुंचा है। जी, तो नागेंद्र जी, ये स्ट्रेटजी क्या कहती है इस तरह से? निश्चित रूप से अपराध करने के बाद अपराधी को उसकी भयंकर त्रुटि का एहसास होता है, और उसके बाद आपने जैसे देखा पिछले 6 दिनों से बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, तो वो वहां से गायब हुआ, और निश्चित रूप से अनेकों पुलिस की टीमें लगी हुई थी रायसेन डिस्ट्रिक्ट की, और निश्चित रूप से उनका कोऑर्डिनेशन सरहदी जिलों में भी होता है, और पुलिस का मुखबिर तंत्र एक महत्वपूर्ण सहयोगी होता है। तो जिस प्रकार से भी पुलिस को सूचना मिली, एक पुलिस के अनुसंधान का विषय होता है जिसका उल्लेख वो अपने केस डायरी में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल आपसे एनकाउंटर को लेकर भी सवाल करूंगा। अर्चना जी का रुख करते हैं। अर्चना जी, अब हम एक बात करते हैं मानसिकता को लेकर। इसमें एक तो जो आरोपी का माइंडसेट है, उसे इस बात का ऐसा लगता है कि कानून का डर नहीं है, उसे पता है कि वो पकड़ लिया जाएगा, वो कितना भी भाग ले पुलिस उसे कभी ना कभी पकड़ ही लेगी। जैसे इस केस में आरोपी को लंबे समय तक गिरफ्तार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो एक तो उसके पास मोबाइल नहीं था, और वो जो सामान्य जनता की आवाजाही की जो जगह है वहाँ से बहुत दूर था। माइंडसेट बहुत कुछ कहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो पीड़ित परिजन हैं उनके लिए ये कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम बहुत बातें करते हैं पर उन पीड़ित परिजनों पर बीतती क्या है, उनका जीवन फिर कैसे सामान्य हो पाता है, या हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नागेंद्र जी को तो मैं पहले नमस्कार करती हूँ, क्योंकि सर के साथ बहुत लंबा काम किया है हम लोगों ने, और इस तरह की कई घटनाएं सर के साथ हमने पहले भी इसको डील की। जहां तक आप परिवारों की अगर आप बात करें तो ये आप मान कर के चलिए कि ये पूरी जिंदगी उनके साथ तकलीफ रहेगी, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि इसको, चूंकि बच्ची इतनी छोटी है, तो परिवार को चाहिए कि संबल बनाए रखे, और संबल के साथ साथ आने वाले जीवन में बच्ची का उसका जीवन कैसा होना चाहिए उसके ऊपर वो ज्यादा चिंता करे। चिंता माने काम करे उसके ऊपर, और इसको एक एक्सीडेंट की तरह माने, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है। मैंने कभी भी किसी नाबालिग बच्ची या किसी भी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है, गलती तो करने वाले की है, और ये बात वो व्यक्ति जानता है कि मैं गलत कर चुका हूँ, और इसीलिए उसने और ऐसा भी नहीं है कि उसने एक दिन में ये घटना की है, ये कई दिनों से उस बच्ची को देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि किस वक्त बच्ची खेलती है, किस वक्त बच्ची, तो वो बहुत दिनों से नजर रखा है। तो ये मैंने एक तरह से देखा जाए कि ये एकदम सडनली होने वाली घटना नहीं है, ये पूरी प्लान घटना है, और उसको पता था कि डेफिनेटली पुलिस मेरे पास आएगी क्योंकि बच्ची की हालत ऐसी होगी। तो परिवार को चाहिए कि इसको एक हादसे की तरह देखे, मैंने एक्सीडेंट की तरह देखे। जैसे हम गाड़ी चलाते टाइम या फिर गाड़ी से अगर टकरा जाते हैं तो हमारा कोई शरीर का अंग जो है वो हमारा विकसित हो जाता है या उसमें चोट लग जाती है, तो ये इसी तरीके से उसको समझेंगे, और इसको पूरे सिर्फ माता पिता नहीं, परिवार नहीं, पूरे समाज को परिवार को सपोर्ट करने। देखिए बच्ची हम समझ सकते हैं कि जो उसको फिजिकल जो परेशानियां हैं उससे वो धीरे धीरे रिकवर करेगी, उसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन एक मेंटल परेशानियां भी होती है। इससे बच्ची किस तरह से उभरेगी, इसमें पेरेंट्स का किस तरह से योगदान होना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों का किस तरह से योगदान होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसको जीवन भर एक महज विक्टिम के तौर पर ही उसको अपना जीवन सर्वाइव करना पड़े, क्योंकि हम कहते हैं रेप सर्वाइवर, वो एक ऐसा बदनुमा दाग, एक ऐसा शब्द हो जाता है, उन्हें सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहूंगी कि जब भी बच्ची घर वापस आए, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश, मुझे लगता है जहां जहां तक ये खबर पहुंची सब बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और बच्ची जब ठीक हो जाए, जब वो घर जाए तो एक पूरा माहौल बनाने की जरूरत है जो एक सुरक्षित माहौल होगा, सुरक्षित माहौल। और अर्चना जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है जो रेप के आरोपी होते हैं या आगे चल के बेल पे छूट जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, बड़े आराम से सीना चौड़ा करके चलते हैं, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, जो हमारी बेटियां होती हैं जो इस तरह की पीड़िता रहती है, उनकी कोई गलती नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इनको शर्मिंदगी में जीवन जीना पड़ता है,
इनको हर बात में चुप्पी साधनी पड़ती है। क्या हम ऐसा माहौल नहीं बना सकते कि हमारी बच्ची की कोई गलती नहीं थी, हमारी बिटिया वापस से वही जिंदगी शुरू करे जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, उससे पहले जो उसका जीवन चल रहा था? क्या हम ऐसा माहौल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और ऐसे प्रयास, चूंकि हम लोग चाइल्ड हेल्पलाइन रन किए हैं 25 साल, ऐसी कई घटनाएं, ऐसी कई, जब पॉक्सो नहीं आया था तब भी हम इन घटनाओं तो, लेकिन जब भी वो, मैं बार बार कहूंगी कि जब बच्ची घर वापस आए तो एक सुरक्षित वातावरण बनाने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को उस नजर से, मतलब एक नॉर्मल बीमारी के बाद बच्चा घर लौटा है उसी दृष्टि से अगर देखेंगे, ना तो सिर्फ परिवार बल्कि आसपास पड़ोसी और सारे लोग, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि बच्ची के बयान होंगे और बच्ची के बहुत सारे कोर्ट प्रोसीजर से बच्ची को गुजरना पड़ेगा। और मैं चाहूंगी, निवेदन करूंगी कि पुलिस हो चाहे कोर्ट हो, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करे, ताकि बेल जैसा कोई प्रोविजन आए ना। आज हम भी देखते हैं कि चूंकि अभी हमारी संस्था पॉक्सो विक्टिम सपोर्ट के ऊपर काम कर रही है इंदौर और भोपाल शहर में, तो हम देख रहे हैं कि वो बच्चों को अगर लीगल सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिला है, माने जो एक लीगल मिलना चाहिए, जमानत खारिज कराने के लिए कोई वकील नहीं खड़ा है या कोई परिवार को इसकी जानकारी नहीं है, तो उसको आराम से बेल मिल जा रही है ना। तो अगर इसकी जमानत खारिज कराने के लिए हर एड़ी चोटी हमको लगानी पड़ेगी कि इसको बेल ना मिले। डेफिनेटली बेल तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा कांड हुआ है इसके अंदर। मैं दूसरे बच्चों की भी, कि जहाँ हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। इस बच्ची का केस हाईलाइट हो गया, अभी बहुत सब मुस्तैदी से, पर मेरे को लगता है कि हर बच्चे के लिए जिसके साथ ऐसी घटना है, हर बच्चे के लिए मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है, तो लोग डरेंगे। आज अगर ये लड़का, ये कोई बहुत बड़ी उम्र का लड़का नहीं हो, जैसे आपने भी कहा कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं अभी अपने को नहीं पता, पर जिस तरीके से उसने प्लान किया है सारी चीजों का, ये इसकी घर की अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम है। किस तरीके से इसको बड़ा किया गया है, किस सोच के साथ बड़ा किया गया है, किस दृष्टि से इनके परिवार के ही लोग अपने घर की महिलाओं को देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, और वही दृष्टि सामने वाला दूसरों के ऊपर अपनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नागेंद्र जी, आरोपी को गांधीनगर पुलिस गिरफ्तार करती है, इसके बाद गोहरगंज पुलिस के सुपुर्द कर देती है। अब आरोपी को ले जाया जा रहा है भोजपुर के पास। पुलिस की वैन में बताया जा रहा है कि पंचर हो जाती है, और वहां वो आरोपी मौके का फायदा उठाता है और एसआई का वेपन वो छीनकर भागने की कोशिश करता है। यानी कि वो पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकल, तो एक हम कह सकते हैं कि इस तरह के आरोपी को आप क्या कहेंगे? आप पहले स्ट्रेटेजी हम उसकी जान चुके हैं कि वो पता था, पुलिस 300 लोगों की टीम जब आपको ढूंढ रही होती है तो उसको भी पता था कि वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने 6 दिन चकमा दिया पुलिस को, और इसके बाद आरोपी ने भागने की भी कोशिश की। नागेंद्र जी, आरोपी निश्चित रूप से जो उसकी मानसिकता है वो अत्यंत दुस्साहसी और क्रूरतम चरित्र का अपराधी है ये, और पुलिस ने अपने प्रयास से, जिसमें निश्चित रूप से नागरिकों का भी सहयोग रहता है, उसे पकड़ लिया और पुनः उसने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से पुलिस को जो वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आवश्यक बल प्रयोग करके अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को पूर्ण परिपक्वता और संजीदगी के साथ पुलिस ने संपादित किया है। और जो जिसको प्रचलित भाषा में शॉर्ट एनकाउंटर कह रहे हैं, पुलिस को आवश्यक बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, और जो आवश्यक न्यूनतम बल होता है वो पुलिस ने प्रयोग करके अपराधी को गिरफ्तार किया है। और जिस प्रकार से पुलिस ने अपने सोर्सेस के थ्रू कंफर्म करते हुए आरोपी को पकड़ा, तो ये पूरी कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जिस प्रकार से आरोपी को पकड़ा गया? निश्चित रूप से पुलिस इतने दिन से लगी थी, समाचार माध्यमों के, समाचार पत्रों से, अन्य मीडिया कवरेज से दिख रहा था कि पब्लिक का बहुत जबरदस्त प्रेशर था, और एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण किया राज्य शासन ने, तो निश्चित रूप से मामला बहुत गंभीर हो गया था, और बहुत संजीदगी से पूरा शासन चाहता था कि इस आरोपी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल। अर्चना जी, अभी हमने बात की पीड़ित और पीड़ित के परिजनों को लेकर। आरोपी के भी परिजन होते हैं, आरोपी के कई बार ऐसे परिजन भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, जैसे माता पिता, वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है,
उनका जीवन किस प्रकार से होता है? वो तो जेल चला जाएगा, लेकिन उन पर क्या बीतती है, उनका फिर जीवन आगे का कैसा होता है? उनका जीवन तो दुखद है, तकलीफ वाला होगा, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति, पड़ोसी, उनके ही अपने और रिश्तेदार सब उनको बहुत अलग सी दृष्टि से देखेंगे कि आपने कैसे बच्चे को बड़ा किया। बच्चा, वो लड़के की उम्र बहुत ज्यादा तो है नहीं, अभी अभी वो बचपने से बाहर निकला है। इसका मतलब ये है कि परिवार में अगर अभी हम इसकी एक इन्वेस्टिगेशन अगर परिवार की करेंगे तो हम डेफिनेटली पाएंगे, जैसा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विघटित परिवार होगा। मतलब वहां पर किसी भी तरीके का एक, बोलते हैं ना, एक माहौल जो घर के अंदर का परिवार का होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और ये मानसिकता जब बच्चा छोटा होता है तब से ये मानसिकता बनती चली जाती है, और उसको रोकने वाला, और ये आज अपराधी नहीं बना, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत पहले हो चुकी होगी, और आज जाके वो इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा वो अपराध कर चुका है। आप मान के चलिए कि परिवार तो दुखी होगा ही होगा, उनके अन्य रिश्तेदारों को भी इसी बात से टोका जाए, अच्छा आप उनके हो, अच्छा आप उनके रिश्तेदार हो, तो बहुत सारे लोगों का। और यही चीज अगर हम अपने बच्चों को बचपन से बताएं, खासतौर पे लड़कों को, और आज काम करने की जरूरत है मेन एंड बॉयज के साथ, है ना, लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ काम करने की जरूरत है। माइंडसेट, बार बार नागेंद्र सर भी कह रहे हैं माइंडसेट कैसा है, आप भी कह रहे हैं माइंडसेट कैसा है। जी। तो तकलीफ तो बहुत होने वाली है। छोटी बच्चियों को कितना अलर्ट रखना चाहिए? हालांकि हम देख रहे हैं आजकल तो काफी समय से स्कूल में बच्चों को बैड टच, गुड टच के बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन बाकायदा दी जाती है, बताया जाता है, समझाया जाता है, उन्हें सांकेतिक भाषा भी बताई जाती है, कौन सी भाषा गलत है, कौन सी सही है। तो ये तो बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें और कितना कार्य किया जा सकता है? मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा बच्चों को या उनके पेरेंट्स के साथ जब भी हम बात करते हैं, स्कूलों में बात करते हैं, टीचर्स से बात करते हैं, तो हम बच्चों को ना बोलना सिखाते हैं कि बेटा ना बोलो, है ना। गुड टच बैड टच से ऊपर उठ के अब हम सेफ और अनसेफ टच की बात कर रहे हैं, है ना, कि सुरक्षित छूना किसको कहते हैं, असुरक्षित छूना किसको कहते हैं। तो वो उस तरीके से हम गुड और बैड की बात ही नहीं कर रहे, अब तो हम सुरक्षित असुरक्षित की बात कर रहे हैं। लेकिन मतलब हमें भी अपडेट अपने आप को करना होगा, ऐसा ना हो कि केवल हम फॉर्मल बिहेवियर में ही इसको शामिल कर लें बस। और दूसरे को हम कह रहे हैं छोटे बच्चों के पेरेंट्स को कि अगर ना बोलना सिखाओ बच्चों को, माँ बोलना सीखता है ना बच्चा, माँ, जी ऐसे ही ना बोलना सीखे। तो ये जो चॉकलेट, बिल्कुल, एक अंतिम प्रतिक्रिया जन जागरूकता के लिए पटेरिया जी आपसे, हमारी पुलिस कितनी अहम भूमिका निभा सकती है? हाँ, काम ज्यादा रहता है पुलिस के पास, लेकिन सामाजिक तौर पर पुलिस इसमें और क्या कर सकती है? निश्चित रूप से जिसमें रोल जबरदस्त है पुलिस का। अर्चना मैम का संगठन वर्षों से भोपाल महानगर में और उसके आसपास के जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश में जाते हैं, जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं, स्कूल्स में भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इनकी निरंतरता की जरूरत है जी। ये नहीं है कि कोई घटना होगी तो हम उस पर ज्यादा जोर दें, निरंतरता जरूरी है। चलिए, निरंतरता रहेगी तो निश्चित रूप से बेहतर हम इन चीजें, जैसे गांव में पहले गांव की जो बेटी होती थी सबको बहन होते तो उसका सम्मान किया करते थे, वो सम्मान का भाव गांव में, शहर में लौटाने की जरूरत है कि वो सम्मान का भाव रहेगा। और दूसरा, ये जो मैं इसके लिए दोषी बहुत रूप से इसको सोशल मीडिया को मानता हूँ कि सोशल मीडिया में कौन से कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, इस पर किसी का कोई नियंत्रण है नहीं। सुनाई जरूर देता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ साइट्स को प्रतिबंधित कर दिया है, मगर जो बहुत ये जरूर है सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। नेम फेम के चक्कर में सारी जो हम कहेंगे जितनी भी लिमिट्स थी वो सब लांघ दी गई है, इस पर भी बहुत काम करना होगा। मैं फिलहाल शुक्रिया करूंगा आप दोनों मेहमानों का, आपने जो एडवाइस प्रोवाइड कराई है लोगों की जागरूकता के लिए, वो उनको बहुत बेहतर तौर पर कार्य करेंगी। लेकिन हमारी बात हो रही थी इस दरिंदे को लेकर, इसकी शक्ल पे मत जाइए, उम्र पे मत जाइए, इसने जो कार्य किया है ना ताउम्र, इसे और इसके परिवार वालों को भी, भले वो लोग निर्दोष हों, भले ही मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, तो भले ही अगर वो लोग निर्दोष हों लेकिन वो कीमत उन्हें ताउम्र चुकानी होगी। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।